Unacademy. Let's crack it. गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी कर पर। हम लाए हैं आपके लिए 2 दिसंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विथ फुल डिटेल्स। दोस्तों, अब हमें करंट रटना नहीं समझना है, तो जल्दी जल्दी सब दोस्तों को बुला लीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक थॉट के साथ। महान सफलता हासिल करने वाले कभी भी फालतू की बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। वे रचनात्मक तरीके से सोचते हैं और वे जानते हैं कि उन्हें सोचने का स्तर ही उनकी सफलता निर्धारित करेगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंट सोचें, बड़ा सोचें और अपने ड्रीम्स और टारगेट की तरफ फुली डेडिकेटेड रहें। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, 2 दिसंबर को निम्न में से कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? और इनमें से आपको चुनना है कि कौन से दिवस 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और भारत विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इनमें से कौन कौन से दिवस 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं, यह आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस तथा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस तीनों मनाए जाते हैं। आपको इनसे संबंधित कुछ जानकारी दे दें। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि संपूर्ण विश्व से दास प्रथा को समाप्त करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो भारत में मनाया जाता है। भारत में 2 दिसंबर को 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में मरे लोगों की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। गैस त्रासदी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो उसको आप लोग ज़रूर लिख लें कि भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी 2 दिसंबर 1984 की घटना के बाद। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सितंबर 1974 में किया गया था। आपका आखिरी ऑप्शन है कंप्यूटर साक्षर दिवस। तो इसकी शुरुआत भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। आप लोग NIIT के बारे में भी जान लें तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी तथा इसके संस्थापक राजेंद्र S पवार और विजय के ठानी थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र S पवार हैं और उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विजय के थड़ानी हैं और इसके CEO सपनेश लल्ला हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने कहने को एक क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो लगभग आप 10 से 12 चीज़ें जान गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के अनुसार एशिया के सबसे अमीर परिवार कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं क्वाक परिवार, सैरे बैनॉन्ट परिवार, हिंदुजा परिवार, मुकेश अंबानी परिवार। तो आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग के अनुसार एशिया के सबसे अमीर परिवार मुकेश अंबानी परिवार बने हैं। ब्लूमबर्ग की तरफ नज़र डालते हैं तो ब्लूमबर्ग के सबसे अमीर एशियाई परिवारों की सबसे पहले लिस्ट देखते हैं कि प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी परिवार 76 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ शीर्ष पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर क्वैक परिवार हांगकांग से संबंधित हैं जो 33 अरब नेटवर्थ डॉलर के साथ सेकंड स्थान पर रहे हैं। और सैरे बैनॉन्ट परिवार 31.7 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ थर्ड स्थान पर रहे हैं। और आपको बता दें, सैरे बैनॉन्ट परिवार थाईलैंड से हैं।
और आपको ब्लूमबर्ग के बारे में बता दें तो ब्लूमबर्ग की स्थापना 1 अक्टूबर 1981 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके संस्थापक 4 लोग थे। उनके नाम हैं माइकल ब्लूमबर्ग, थॉमस शिकुंडा, डंकर मैकमिलन और चार्ल्स जगर। इन चारों लोगों ने साझेदारी में ब्लूमबर्ग्स की स्थापना की थी। आपको फिर से नाम बता दें, माइकल ब्लूमबर्ग, थॉमस शिकुंडा, डंकर मैकमिलन और चार्ल्स जगर। इसके वर्तमान अध्यक्ष पीटर ग्रेवर तथा सीईओ माइकल ब्लूमबर्ग हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वनाथ दत्त का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए संगीतकार, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी रसायन शास्त्र और ऑप्शन डी राजनीतिज्ञ। तो आपको बता दें कि विश्वनाथ दत्त एक भारत के प्रमुख और प्रसिद्ध इतिहासकार थे। वह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिट्स थे और वह भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। तो आपको बता दें कि प्रोफेसर विश्वनाथ पहले तो प्रोफेसर एमेरिट्स पोस्ट पर थे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में और भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। इनका निधन 94 साल की उम्र में हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक भी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जेनटेक, ऑप्शन बी रनवैक्सी, ऑप्शन सी हेटेरो और ऑप्शन डी सिप्ला। तो आप लोगों को बता दें कि भारत की हेटेरो फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक भी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक की निर्माण करेगी। यह निर्माण रूस के हेटेरो और RDIF सॉवरेन वेल्थ फंड के बीच 27 नवंबर को हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत लिया गया। हेटेरो के बारे में बता दें आपको तो यह इसके अंतर्राष्ट्रीय विपणन निदेशक बी मुरली कृष्ण रेड्डी हैं। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके संस्थापक BPS रेड्डी थे। आपका अगला क्वेश्चन है, जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 6 दिसंबर 2020, ऑप्शन बी 14 दिसंबर 2020, ऑप्शन सी 21 दिसंबर 2020 और ऑप्शन डी 9 दिसंबर 2020। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं। आपको बता दें कि जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर 6 दिसंबर 2020 को वापस लौटेगा। पृथ्वी से करीब 34 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायुगु एस्टेरॉयड पर शुक्रवार को जापान का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतर गया। इस प्रश्न को दोबारा घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि जापान ने किस एस्टेरॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह पर अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजा? तो आपको नाम याद रखना है कि रायुगु एस्टेरॉयड। जापान के बारे में बताएं तो जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं और तथा यहाँ के सम्राट नारुहितो हैं और जापान की मुद्रा जापानी येन है। आपका अगला प्रश्न है, किस शहर में कोविड-19 महामारी के बीच बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों, आपको बता दें बेंगलुरु शहर में कोविड-19 महामारी के बीच बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। कोविड-19 महामारी के बीच इलाके में आवाजाही की समस्या को ख़त्म करने के लिए बेंगलुरु के एनेकल में यह सेवा शुरू की गई। इस सेवा के तहत आपको बता दें तो बिस्तर और ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस रॉयल इनफील्ड बाइक पर यह प्रयोग किया गया। बेंगलुरु की तरफ देखते हैं तो यह कर्नाटका की राजधानी है और कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक में विधान परिषद की सीटें 75, विधानसभा की सीटें 225, लोकसभा की सीटें 28 और राज्यसभा की सीटें 12 हैं। आपका दूसरा ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद।
हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी और तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। यहाँ विधान परिषद की सीटें 46 हैं, विधानसभा की सीटें 119 हैं, लोकसभा की सीटें 17 और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। आपका तीसरा ऑप्शन है दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और यहाँ विधानसभा की सीटें 70 हैं। आपका आखिरी ऑप्शन है मुंबई। तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं तथा यहाँ के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और आपको बता दें भगत सिंह कोश्यारी अभी गोवा के भी राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटें 78 हैं और विधानसभा की सीटें 288 हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है, भारत में बॉफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत कौन चुने गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए आर रहमान, ऑप्शन बी सोनू निगम, ऑप्शन सी सोनू सूद और ऑप्शन डी सनम पुरी। तो आपको बता दें कि बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत ए आर रहमान को चुना गया है। बाफ्टा का फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स होता है और इसके द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वह प्रथम पुरस्कार 1947 में दिया गया था। और ए आर रहमान के बारे में बताएं तो ए आर रहमान को पहले ऑस्कर व ग्रैमी दोनों अवार्ड मिल चुके हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किरण माहेश्वरी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? आपके ऑप्शंस हैं राजनीति, ऑप्शन बी फिल्म अभिनेता, ऑप्शन सी संगीतकार और ऑप्शन डी इतिहासकार। दोस्तों किरण माहेश्वरी राजनीतिज्ञ थीं। किरण माहेश्वरी राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी विधायक थीं। तो अगर इनके बारे में पूछा जाए कि यह किस विधानसभा सीट से विधायक थीं तो यह राजसमंद से विधायक थीं और इनका निधन कोविड-19 की वजह से हुआ है। राजस्थान का नाम आया तो राजस्थान की तरफ भी एक नज़र डाल लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। यहाँ के गवर्नर राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान में एक सदनीय प्रणाली है, मतलब यहाँ पर विधानसभा की सीटें 200 हैं, लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की सीटें 10 हैं। दोस्तों इतना तो आपको पता ही होगा कि जहाँ एक सदनीय प्रणाली होती है वहाँ सिर्फ विधानसभा होती है और जहाँ द्विसदनीय प्रणाली होती है वहाँ विधान परिषद भी साथ में शामिल हो जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है, हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रोफेसर मंजुलता सिंह, ऑप्शन बी प्रोफेसर सीमा चौहान, ऑप्शन सी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव और ऑप्शन डी प्रोफेसर आशिमा खातून। तो आपको बता दें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली महिला कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी बनी हैं। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति पद ग्रहण करने के पहले वह प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में कुलपति थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में देखें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी तथा इसके वर्तमान कुलाधिपति प्रोफेसर गोवर्धन मेहता हैं और कुलपति तो हमने पढ़ ही लिए कि अभी अभी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव इसकी कुलपति बनी हैं। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अपनी बजट टीम का प्रमुख नामित किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नीरा टंडन, ऑप्शन बी प्रतिमा सिंह, ऑप्शन सी अतुल कुमार, ऑप्शन डी जयंती गौर। तो अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है अमेरिका के, ने नीरा टंडन जी को अपनी बजट टीम का प्रमुख नामित किया है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक के रूप में नामित किया है। अगर सीनेट से पुष्टि मिलती है, यहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति के नामित करने के बाद सीनेट एक
संस्था है जो पुष्टि करती है, और अगर सीनेट से पुष्टि मिलती है तो नीरा टंडन जो होंगी वह अमेरिका में पहली अश्वेत महिला तथा पहली भारतीय अमेरिकी होंगी जो बजट टीम के प्रमुख बनेंगी। अमेरिका का नाम आया है तो अमेरिका की तरफ नज़र डालते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के राष्ट्रपति अभी बताया जो बाइडेन हैं। यहाँ के उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं तथा अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय वह कौन से प्रथम भारतीय हैं जो हाल ही में बाटा कंपनी के ग्लोबल सीईओ नियुक्त हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रदीप कटारिया, ऑप्शन बी संदीप कटारिया, ऑप्शन सी हर्षवर्धन सिंह और ऑप्शन डी अनुकूल रॉय। तो दोस्तों आपको बता दें कि बाटा कंपनी के इतिहास में प्रथम भारतीय जो बाटा कंपनी के ग्लोबल सीईओ नियुक्त हुए हैं वह संदीप कटारिया हैं। बाटा के 126 सालों के इतिहास में संदीप कटारिया पहले भारतीय हैं जो बाटा के ग्लोबल सीईओ चुने गए। बाटा स्विट्जरलैंड की फुटवेयर निर्माता व रिटेलर कंपनी है और कटारिया के पहले जो ग्लोबल सीईओ थे बाटा के वो थे एलेक्सिस नासर्ड। और बाटा के बारे में अगर देखें तो बाटा की स्थापना 24 अगस्त 1894 को हुई थी। इसका मुख्यालय लॉजेन मास्टर में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस जॉर्ज बेटाओ हैं और इसके सीईओ जो अभी नियुक्त किए गए हैं संदीप कटारिया हैं। और अगर देखा जाए बाटा के संस्थापक को तो बाटा के संस्थापक सोमा बाटा थे। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन सी स्नेहलता श्रीवास्तव और ऑप्शन डी भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करने पर आएंगे तो देखेंगे कि ऑप्शन ए ओम बिरला ये तो लोकसभा के सचिव हैं, मतलब अध्यक्ष हैं, और ऑप्शन डी भगत सिंह कोश्यारी तो अभी देखा था महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। दोनों चले गए। स्नेहलता सिंह तो ये तो पहले से लोकसभा की महासचिव हैं तो ये तो नवनिर्वाचित होंगे नहीं, तो सीधा सा एक ऑप्शन बचता है उत्पल कुमार सिंह। तो जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा के महासचिव नियुक्त उत्पल कुमार सिंह जी को किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। उत्पल कुमार सिंह जी के बारे में आपको बताएं तो यह एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं तथा इनकी अगर बैच पूछा जाए तो वह उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के अधिकारी हैं और यह 1 दिसंबर को स्नेहलता श्रीवास्तव जी की जगह लेंगे। मतलब 1 दिसंबर को स्नेहलता श्रीवास्तव जी पद छोड़ देंगी और उत्पल कुमार सिंह जी पद ग्रहण करेंगे। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने दिल्ली कैंट के किस अस्पताल में हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए आईसीयू बेड बढ़ाए हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल दिल्ली, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल 9 दिल्ली और ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली। तो दोस्तों आपको बता दें डीआरडीओ ने दिल्ली कैंट के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए आईसीयू बेड बढ़ाए हैं। आप डीआरडीओ का नाम आया है तो आपको डीआरडीओ के बारे में जानकारी दे दें। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1958 में किया गया था और डीआरडीओ के लिए उत्तरदायी मंत्री राजनाथ सिंह हैं जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री हैं। तो आपको यह भी बता दें कि डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन या रक्षा मंत्रालय डीआरडीओ की मातृ संस्था है और इसके एजेंसी कार्यपालक जो वर्तमान में है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं तथा इसका मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। साथियों, आप सभी को अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है और यह जानकारी आपके हित में है।
ये है न्यू फ्री प्लान अनअकैडमी। अनअकैडमी नया प्लान लेके आया है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इसकी लॉन्चिंग डेट है 1 दिसंबर 2020 से। आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इस प्लान के मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा होगा कि 500 प्लस लाइव क्लासेस हर हफ्ते मिलेंगे। उसके बाद आपका लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, नोट्स मिलेंगे जो एमपी के टॉप एजुकेटर्स हैं। सेकेंड थिंग, डेली और वीकली लाइव टेस्ट होगा। उसके बाद उस टेस्ट का लाइव एनालिसिस होगा पेपर का बाय टॉप एजुकेटर्स, जो 4 एग्जाम्स को कवर अप करेंगे: एमपीपीएससी प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपी जेल प्रहरी। और इसके साथ साथ होगा फ्री लाइव क्विज जिसमें 20,000 क्वेश्चंस कवर अप होंगे ऑल सब्जेक्ट्स के। 2020 सीरीज है जिसमें 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स में सॉल्व किए करवाए जाएंगे मंडे टू सैटरडे रोजाना 8 बजे। उसके बाद एक पेपर का एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और भी स्पेशल इवेंट्स आप इंतज़ार करें अनअकैडमी में। आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे एमपीपीएससी और व्यापम सिलेक्ट करना है और अपने किसी भी लर्नर का रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं इस फ्री प्रोडक्ट को पाने के लिए। आप यूज़ करें राजा नंबर 1। जैसे ही आप रेफरल कोड एंटर करेंगे आपको फ्री एक्सेस प्रोडक्ट का मिल जाएगा। और यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जिसमें कि आप यदि राजा नंबर 1 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद स्टडी कर एंड अनअकैडमी। जय हिंद, जय भारत।